नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ हरीश .247 में। दोस्त, हम बाल विकास में अधिगम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 5 पार्ट पढ़ा था, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अधिगम या पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन। दोस्त, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और एक बात और जो मैं आपको पार्ट 1 से बताते आ रहा हूँ कि दोस्त, अधिगम चैप्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये अकेले दोस्त 5 से 7 नंबर दे के जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण कोई चैप्टर है तो वो अधिगम है। तो अगर आपसे कोई भी पार्ट छूटा है तो आप प्लेलिस्ट में, दोस्त बाल विकास का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेके सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिगम। अधिगम या पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन। दोस्त, सृजन का अर्थ मैंने आपसे बताया था, होता है बनाना। बनाना दोस्त, बनाना वो बनाना खाने वाला बनाना मीन्स केला नहीं होगा दोस्त। सृजन करना यानी कि बनाना। अगर हम अधिगम या बात करें पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन, दोस्त बात करें तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण जरूरी है। यानी कोई चीज़ हम सीख रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त वातावरण जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वातावरण में अधिगम संभव नहीं है। इस अध्याय में हम अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्त आज का हमारा वीडियो इसी बिंदु पर आधारित होगा, यानी कि ये हमारा मेन हेडिंग होगा, अधिगम या हम कह सकते हैं पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। तो दोस्त, इसमें क्या कहा गया? अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण जरूरी है। यानी दोस्त, यदि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसके लिए हमें अच्छा माहौल या कह सकते हैं उचित वातावरण जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वातावरण में अधिगम संभव नहीं है। यानी अगर हम बात करें कि बगल में डीजे बज रहा है और आप कहिए कि आप कॉपी किताब लेके पढ़ रहे हैं बगल में और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी दोस्त, जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां का माहौल अच्छा होना चाहिए, शांति का माहौल होना चाहिए। ये दोस्त मेन हेडिंग में यही बताया गया है कि अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वातावरण में अधिगम संभव नहीं है। दोस्त, आज का हमारा वीडियो इसी पॉइंट पर आधारित होगा, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन, यानी कि हम अपने अधिगम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, किन किन तरीकों को अपना के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रुचि की। दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण है अधिगम। दोस्त, अधिगम करने के लिए अगर सबसे पहले किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो रुचि की होती है। क्यों? क्योंकि दोस्त, यदि बालक में रुचि नहीं है तो वो किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकता, आप कितना भी कोशिश कर लें। चलिए इसको हम देखते हैं क्या लिखा है। उचित अधिगम माहौल के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक की योग्यता को आधार न मानकर विद्यार्थी की रुचि को वरीयता दी जाए। इससे अधिगम के लिए उचित वातावरण बनेगा। दोस्त, इसमें महत्वपूर्ण 2 बिंदु है। पहला बिंदु क्या है कि शिक्षक की योग्यता को आधार न मान के, शिक्षक की योग्यता को आधार न मान के, और दूसरा बिंदु है विद्यार्थी की रुचि को वरीयता दी जाए। दोस्त, अगर इसमें सीधे सीधे कहा जाए तो दो संकेत किया गया है किसके तरफ? बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ। दोस्त, ये हमारा जो पॉइंट है, यानी इसमें जिस तरीके से इसको परिभाषित किया गया है, तो ये सीधे सीधे दोस्त संकेत करता है बाल केंद्रित शिक्षा की। यानी कि दोस्त, शिक्षा हमारा शिक्षकवादी नहीं होना चाहिए या सत्तावादी नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना चाहिए दोस्त, रुचि में सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि बालक को किस चीज़ में रुचि है। बालक को किस चीज़ में रुचि है? यदि बालक, दोस्त यदि बालक को मैथ्स में, दोस्त यदि बालक को मैथ्स में रुचि है और आप उसे बायो दिला रहे हैं, क्या दिला रहे हैं दोस्त? बायो दिला रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बालक के रुचि के विपरीत होगा। यानी बालक इंजीनियर बनना चाह रहा है और आप उसे चाह रहे हैं कि हम डॉक्टर बना दें इंटर में बायो दिला के, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इस दोस्त रुचि में सीधे सीधे कहा गया है कि हम बच्चों को उसी तरीके का शिक्षा देंगे या उसी तरीके का माहौल देंगे जिस चीज़ में बालक को रुचि है। अगर हम आगे बात करें दोस्त यदि हम आगे बात करें पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन में, तो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, यानी विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना बहुत ही आवश्यक है। आपने देखा होगा
कि विद्यालय में क्या होता है, जब बालक को हम लेके जाते हैं प्रवेश दिलाने के लिए या एडमिशन के लिए, तो वहाँ क्या होता है, एक छोटा सा टेस्ट होता है। यानी दोस्त वहाँ क्या देखा जाता है, एक छोटा सा टेस्ट होता है, मुझे लग रहा है 15-20 क्वेश्चन देते होंगे। तो उसमें बालक के पूर्व ज्ञान को चेक करते हैं, यानी बालक का पूर्व ज्ञान क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग बालक को शिक्षा दी जाती है। यानी कि बालक को उसी के अकॉर्डिंग क्लास में डाला जाता है कि विद्यार्थी किस क्लास के लायक है। तो दोस्त विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान अगर हम बात करें दोस्त, तो इसमें यही देखा जाता है कि विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को चेक किया जाता है कि वो विद्यालय में प्रवेश कर रहा है तो उसे किस स्तर तक जानकारी है। अब इसमें हम दोस्त देखते हैं विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो इसमें बताया गया है, अगर अधिगम या पढ़ाने के दौरान नवीन ज्ञान को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़कर प्रस्तुत किया जाए तो विद्यार्थी के लिए सीखना आसान रहेगा और अधिगम के लिए उचित वातावरण का सृजन होगा। दोस्त इसमें बताया गया है कि यदि हम बालक को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो दोस्त उस चीज़ को सिखाने के लिए हमें बालक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना पड़ेगा। दोस्त अगर पूर्व ज्ञान की बात करें तो पहले का ज्ञान, यानी बालक को पहले से क्या आ रहा है। जैसे दोस्त यदि हम टेबल सिखा रहे हैं दोस्त, या हम गुणा करना सिखा रहे हैं, मान लीजिए हम गुणा करना सिखा रहे हैं कि 22 का गुणा 3 में करना है। अब दोस्त इसके लिए क्या आना चाहिए बालक को, इसके लिए बालक को टेबल आना चाहिए, यानी 3 का टेबल आना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। यानी दोस्त इसका सीधे सीधे मतलब ये हो गया, अगर हम गुणा सिखा रहे हैं बालक को तो इसके लिए हम पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाएंगे। या फिर अगर हम बात करें दोस्त प्राथमिक विद्यालय की, तो प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं में आपने देखा होगा जो हिंदी की बुक होती है, अगर दोस्त उसमें खा से खरगोश लिखा होता है, ना कि उसमें लिखा होता है खा से खली। आपने ये चीज़ सोचा है कि क्यों खा से खरगोश लिखा होता है, बड़ा से आम लिखा होता है, छोटा से अनार लिखा होता है। दोस्त ऐसा क्यों लिखा होता है, आपने कभी सोचा, इसी को विचार किया है दोस्त? इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि बालक उन चीज़ों को देखा रहता है, जैसे बड़ा आ से आम, यानी बालक ने आम को देखा है, उसके क्या दोस्त, उसके पूर्व ज्ञान से वो चीज़ जुड़ा है। यदि हम दोस्त उसके पूर्व ज्ञान से कोई चीज़ जोड़ के सिखाएंगे तो बालक उस चीज़ को जल्दी सीखेगा। इसीलिए बालक के प्राथमिक विद्यालय में आपने देखा होगा, प्राथमिक विद्यालय में बालकों की पुस्तकों में दोस्त हमेशा वही चीज़ दिया रहता है जो बालक पहले से देखा हो या सुना हो, जैसे छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी सी इमली। तो हमारा दोस्त पूर्व ज्ञान यही कहता है। अब अगर हम दोस्त आगे बात करें तत्परता, तत्परता की बात करें तो तत्परता भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोस्त तत्परता के अर्थ की बात करें तो सीधे दोस्त इसका अर्थ होता है क्या, सीखना, माफ़ करना दोस्त, तत्परता का अर्थ होता है तैयार होना। दोस्त क्या होना, तैयार होना। अगर हम इसे अधिगम से जोड़ के अगर बोलें तो मतलब सीखने के लिए तैयार होना। तो इसमें क्या लिखा है दोस्त, इसको हम देख लेते हैं। तत्परता में दोस्त सीधे सीधे लिखा है रुचि, जिज्ञासा तथा पूर्व ज्ञान से जोड़कर अगर विद्यार्थियों को अधिगम के दौरान मानसिक रूप से तैयार किया जाए तो ऐसे में अधिगम प्रभावशाली रहेगा तथा अधिगम के लिए उचित वातावरण का निर्माण होगा। दोस्त यहाँ हमने क्या देखा है कि विद्यार्थी को अधिगम के दौरान मानसिक रूप से तैयार किया जाए। यहाँ देखिए, अब तैयार किया जाए यानी कि तैयार शब्द का प्रयोग किया गया है, और सीधे सीधे तत्परता का अर्थ ही यही होता है कि तैयार करना। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं दोस्त, यानी कि विद्यार्थी को अधिगम के लिए तैयार करना, और अधिगम के लिए तैयार करने के लिए उससे किस किस प्रकार का वातावरण दिया जाए, किस किस प्रकार का माहौल दिया जाए, यही चीज़ दोस्त तत्परता में बताया गया है। अब अगर हम अभ्यास की बात करें दोस्त, अभ्यास की बात करें तो इसमें बताया गया है, अगर अधिगम में विद्यार्थी को सीखे गए अधिगम को अभ्यास में लाने को दोस्त, अगर अधिगम में विद्यार्थी को सीखे गए अधिगम को अभ्यास में लाने को बीच बीच में कहा जाए तो विस्मृति की संभावना कम होती है और अधिगम के लिए उचित वातावरण बनेगा। दोस्त अभ्यास किस लिए ज़रूरी है, आपने देखा होगा जब दोस्त आपके विद्यालय में 1 साल की पढ़ाई होती है तो एग्ज़ाम के पहले क्या होता है दोस्त, बीच बीच में टेस्ट होता है। और ये टेस्ट किस लिए होता है, क्योंकि आपकी जो विस्मृति की संभावना है, विस्मृति यानी जो भूलने,
जो भूलने की संभावना है उसे समाप्त करने के लिए। तो दोस्त अभ्यास में यही कहा गया है कि यदि हम चीज़ों को रिवीजन करते हैं या पढ़ते हैं दोस्त, तो क्या होता है वो चीज़ परमानेंट के लिए हो जाता है या हमेशा के लिए दोस्त, या कह सकते हैं अस्थाई हो जाता है। यानी यदि हम किसी चीज़ का अभ्यास बार बार करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में अस्थाई हो जाता है और ज़्यादा समय के लिए बना रहता है। अब अगर हम बात करें पुरस्कार या पुनर्बलन, तो दोस्त पुरस्कार या पुनर्बलन का क्या रोल है दोस्त, इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे अच्छा प्रदर्शन अगर पुरस्कृत या पुनर्बलित किया जाए तो अधिगमी अगली बार और बेहतर करने का प्रयास करता है, जिससे अधिगम के लिए उचित वातावरण का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है दोस्त। यदि बालक कोई भी काम कर रहा है, उसके लिए यदि हम उसे पुरस्कार देते हैं या प्रशंसा करते हैं, तो बालक क्या होता है दोस्त, बालक फिर उसका कोशिश रहता है कि हम अगली बार और बेहतर करें, और इससे दोस्त क्या होता है, इससे अधिगम के लिए उचित वातावरण बनता है। अगर हम अंतःक्रिया की बात करें दोस्त, अंतःक्रिया की बात करें तो इसका सीधे सीधे मतलब होता है दो लोगों के बीच या दो लोगों के विचार का आदान प्रदान करना। अगर इसमें बात किया जाए तो दोस्त कक्षा में अगर अधिगम के दौरान शिक्षक शिक्षार्थियों के मध्य अगर विचारों का आदान प्रदान मुक्त ढंग से होता है, तो विद्यार्थी बिना किसी भय के अपना भ्रम दूर कर सकता है। ऐसे में अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार होता है। दोस्त अंतःक्रिया में सीधे सीधे बताया गया है दो लोगों के विचार का आदान प्रदान। इसमें दोस्त अगर दो लोग की बात करें तो दो लोग कौन कौन से होंगे, दो लोग हमारे होंगे दोस्त, इसमें दो लोग हमारे होंगे, कौन से होंगे, शिक्षक होंगे और क्या होंगे, बालक होंगे। यानी कि शिक्षक और बालक के बीच का आदान प्रदान अंतःक्रिया में बताया गया है। और इसको परिभाषित किस प्रकार से किया गया, इस चीज़ को हम फिर से देखते हैं। कक्षा में अगर अधिगम के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य अगर विचारों का आदान प्रदान मुक्त ढंग से होता है, यानी दो शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच संप्रेषण मुक्त ढंग से होता है बिना किसी बाउंडेशन के, तो क्या होता है, विद्यार्थी बिना किसी भय के अपना भ्रम दूर कर सकता है। ऐसे में अधिगम के लिए उचित वातावरण होगा। अब दोस्त इसका फ़ायदा ये है, यदि हम दोस्त अंतःक्रिया की बात करें तो दो लोगों के विचारों का आदान प्रदान, यानी कि यदि शिक्षार्थी के अंदर कोई डाउट है और उस चीज़ को दोस्त शिक्षक से आसानी से पूछ सकता है, तो उसके समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। यही चीज़ अंतःक्रिया में बताया गया है कि कक्षा में अगर अधिगम के दौरान शिक्षक शिक्षार्थियों के मध्य अगर विचारों का आदान प्रदान मुक्त ढंग से होता है, तो विद्यार्थी बिना किसी भय के अपना भ्रम दूर कर सकता है, यानी अपने समस्याओं का समाधान करवा सकता है शिक्षक के द्वारा उसी समय। ऐसे में क्या होगा, अधिगम के लिए उचित वातावरण बनेगा और हमारा अधिगम अधिक प्रभावी होगा। अब अगर गतिविधि आधारित अधिगम की बात करें, क्या गतिविधि आधारित अधिगम, तो दोस्त इसमें अगर अधिगम में करके सीखने की सुविधा हो तो ये अस्थाई एवं व्यवहारिक ज्ञान होगा। एवं अधिगम के लिए उचित माहौल एवं वातावरण तैयार होगा। बिल्कुल सही है। अगर दोस्त कोई भी चीज़ है, जैसे आप साइंस की बात करिए, तो साइंस में जो चीज़ हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं वो चीज़ अस्थाई हो जाता है। गतिविधि का दोस्त मतलब यही होता है कि बालक उस चीज़ को करके सीखे या गतिविधि करके सीखे। तो इसमें क्या होता है, जो चीज़ बालक करके सीखता है वो चीज़ अस्थाई हो जाता है, कभी भूलता नहीं है। तो इसमें यही बताया गया, अगर अधिगम में करके सीखने की सुविधा हो, तो दोस्त ये बहुत महत्वपूर्ण है, करके सीखने की सुविधा। यानी यदि अधिगम में बालक स्वयं कोई चीज़ कर रहा है और वो उस चीज़ को करके सीख रहा है, तो वो चीज़ अस्थाई हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। अगर कक्षा का वातावरण दोस्त बात करें, यानी कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, अगर कक्षा में सामान्यता, सहानुभूति, समूह भावना, सहकारिता जैसे गुण पाए जाते हैं, तो अधिगम के लिए उचित माहौल बनेगा। बिल्कुल सही है दोस्त। इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या था, सहानुभूति, दूसरा समूह भावना और तीसरा सहकारिता जैसे गुण। यानी ये चीज़ यदि दोस्त कक्षा के वातावरण में पाए जाते हैं,
तो क्या होगा, अधिगम के लिए उचित माहौल बनेगा और बालक चीज़ों को जल्दी और अच्छे तरीके से सीखेगा। अगर शिक्षण विधि की बात करें तो दोस्त ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है टीचिंग में। शिक्षण विधि, अगर शिक्षण विधि बच्चे की उम्र, क्षमता, ग्रहण शक्ति आदि के अनुकूल हो तो ऐसे में अधिगम के लिए उचित वातावरण का निर्माण होगा। बिल्कुल सही है दोस्त। शिक्षण विधि हमेशा कैसा होना चाहिए, बालक की क्षमता और उम्र के अनुसार होना चाहिए। अब ये नहीं कि बालक प्रथम कक्षा में है और उससे हम हाई स्कूल या इंटर का सवाल देते हैं, तो क्या होगा दोस्त, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और मुझे लग रहा है वो पढ़ना ही बंद कर देगा। तो क्या होता है, बालक को दोस्त उसके उम्र या क्षमता के अनुसार या ग्रहण शक्ति आदि के अनुसार क्या देना चाहिए, अधिगम करवाना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं, अगर बालक, मान लीजिए बालक क्लास फर्स्ट में है और उसका मानसिक स्तर कम है, यानी आईक्यू कम है, तो उसको उसके मानसिक स्तर या आईक्यू के अनुसार दोस्त ग्रे कार्ड देना चाहिए। या क्या होता है दोस्त, बालक को मान लीजिए कम दिखाई देता है, बालक के देखने की क्षमता क्या है, कम है, तो हम क्या करेंगे दोस्त, बालक को कक्षा में आगे बैठाएंगे ताकि बालक चीज़ों को अच्छे से देख सके। या मान लीजिए बालक कम सुनता है, तो उसको दोस्त हम क्या करेंगे, उसको हम सांकेतिक भाषा के माध्यम से कोशिश करेंगे कि चीज़ों को समझाएं। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है कि बालक की क्षमता और ग्रहण शक्ति के अनुसार दोस्त उसे अधिगम कराया जाए। अगर शिक्षक का स्वभाव बात करें तो शिक्षक का स्वभाव सहानुभूति एवं मित्रवत व्यवहार से युक्त हो तो अधिगम के लिए उचित वातावरण का निर्माण होगा। दोस्त इसमें भी बल दिया गया है बाल केंद्रित शिक्षा पर, यानी शिक्षक का व्यवहार सहानुभूति हो, मित्रवत हो, दोस्त मित्रवत हो, ताकि बालक अपनी परेशानी को बता सके शिक्षक से। अब ऐसा ना हो कि बाहुबली वाला रूप हो शिक्षक के कि बालक पहले ही डर जाए कोई चीज़ बताने से। तो शिक्षक का स्वभाव मित्रवत होना चाहिए, सहानुभूत होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी अपनी बातों को शेयर कर सके शिक्षक के साथ, जिससे अधिगम के लिए उचित वातावरण का निर्माण होगा। अगर दोस्त लास्ट पॉइंट हम बात करें पाठ्यवस्तु की प्रकृति, तो अगर विषय वस्तु बच्चे की उम्र, ग्रहण शक्ति एवं क्षमता के अनुकूल हो तो विद्यार्थी भली भांति सीख पाएगा और अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण होगा। अभी दोस्त हमने ऊपर बात किया है कि बच्चे की उम्र और ग्रहण शक्ति के अनुसार क्या होना चाहिए दोस्त, पाठ्यवस्तु या हम कह सकते हैं सिलेबस होना चाहिए। जैसे यदि बालक प्रथम कक्षा में है तो उसी के स्तर का दोस्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, ताकि वो उस चीज़ को ग्रहण कर सके, समझ सके और चीज़ों को अच्छे से दोस्त पढ़ सके और उस चीज़ को अस्थायी बना सके। तो दोस्त यहाँ पाठ्यवस्तु की प्रकृति की बात अगर की जाए तो दोस्त सीधे सीधे यही बताया गया है कि उम्र और ग्रहण शक्ति या कह सकते हैं क्षमता के अनुसार, उम्र, ग्रहण शक्ति या क्षमता के अनुसार बालकों का पाठ्यक्रम या कह सकते हैं पाठ्यवस्तु की प्रकृति होनी चाहिए। दोस्त मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्त कोई भी कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्त।